नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। कुरुक्षेत्र के लाड़वा कस्बे की मुस्कान यूक्रेन से वापस लौटी तो परिजनों ने उसका जोरदार स्वागत किया। परिजनों ने ढोल नगाड़े बजाए और केक काटकर बेटी का स्वागत किया। मुस्कान यूक्रेन से भारी जद्दोजहद के बाद अपने घर वापस लौटी है। मुस्कान के मुताबिक खार्किव के हालात बेहद खराब हैं। अब भी उसके दिमाग में सायरन और बम के धमाकों की आवाज गूंज रही है। घर वापसी का 4 दिन का सफर उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर रहा जो किसी तरह से बीता है। हमें पता है हम कैसे इतने दिन उस वॉर में, उस सायरन्स की साउंड में, उस बॉम्ब की साउंड्स में हम कैसे रहे हैं। ऑफकोर्स घर आके अच्छा लग रहा है, पर अभी भी माइंड में वही सब है। कुछ बर्तन खड़के खड़के तो ये कि हाँ कि बॉम्ब है, ये सब है, ये सब माइंड में अभी भी है एक तरह से। वो दिन हमने कैसे निकाले हमारा दिल ही जानता है, बट विश्वास था अपने ठाकुर जी पे, सबकी दुआओं पे विश्वास था कि हमारी बेटी लौट आएगी। आज मन में बड़ी खुशी है कि सबकी दुआएं रंग लाई हैं, हमारी बेटी हमारे साथ है। मैं यही चाहती हूँ सबकी दुआएं हमारे साथ बनी रहें और ठाकुर जी की कृपा हमारे पे सब पे बनी रहे। और जो बच्चे वहाँ फंसे हैं, हम ये चाहते हैं उनके लिए भी हम प्रे करते हैं सब बच्चे वहाँ से जल्दी निकले। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध और गोलाबारी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार के अथक प्रयासों से भारतीय छात्र यूक्रेन की सीमा से लगते मुल्कों के बॉर्डर पार कर अपने स्वदेश लौट आए हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन से लौटे बल्लभगढ़ के छात्र आदित्य गौड़ ने कहा कि भारतीय तिरंगे और भारतीय पासपोर्ट की ताकत का अंदाजा उस वक्त मालूम हुआ जब हंगरी के लिए 1500 किलोमीटर का सफर ट्रेन और बस के जरिए कर वो बॉर्डर पर पहुंचा। छात्र ने बताया कि वो हंगरी के लिए ट्रेन के सफर के बाद बस से निकला तो लगभग 25 से 30 जगह पर आर्मी ने उसे घेरते हुए रोका और भारत के झंडे और पासपोर्ट को देखने के बाद आगे जाने के लिए रवाना कर दिया। सर ये बहुत बड़ा फक्र की बात है मेरे पास। मैं इंडियन हूँ, इसी बात का बहुत बड़ा फक्र है सर, क्योंकि इंडियन फ्लैग, इंडियन पासपोर्ट की ताकत सर मैं आज जाना हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया। सब मोदी जी की सब मेहरबानी, उसी के बातें हम लिख रहे हैं बच्चे। मुझे अपने देश पर, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी पर और प्रदेश में मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी पर बहुत भरोसा है। और भरोसे के कारण हम लोग, पूरा देश आज सेफ है, सुरक्षित है। कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। हमें भरोसा था कि हमारे किसी बच्चे को आंच भी नहीं आएगी। और जो बच्चे हमारे बचे हुए हैं, जो आ रहे हैं अभी, आज करीब 2000 बच्चे और पहुंचने वाले हैं, सब सुरक्षित हैं। करनाल के घरोंडा में लगे अंत्योदय मेले में 18 सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाए, जिन पर 55 सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है ताकि योजनाओं से जुड़कर कम आय वाले परिवार अपनी आमदनी को बढ़ा सके। मेले में सबसे ज्यादा पशुपालन विभाग के स्टॉल पर लोग पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की पशुपालन अपनाने और पशुपालन की योजनाओं से जुड़कर आमदनी बढ़ाने में विशेष दिलचस्पी नजर आई। विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि बीते 3 महीने में जिले भर में आयोजित अंत्योदय मेले के जरिए करीब 3500 लोगों को पशुपालन विभाग की योजनाओं से जोड़ा गया। विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने वाले 2800 लोगों को लोन देने की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। ग्रामीण अंचल के लोगों का आर्थिक स्तर जो है ऊंचा करने के लिए अंत्योदय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 18 विभाग अपनी स्टॉल लगा रहे हैं और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस मेले में एक स्टॉल ऐसी है पशुपालन विभाग की, जिसके सबसे ज़्यादा सफल परिणाम देखने को मिले हैं, क्योंकि अधिकतर जो लोग मेले में पहुंचे हैं वो पशुपालन के जरिए अपनी परिवार की आमदन बढ़ाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि मेले में किस तरह से भारी जो संख्या है लोगों की वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंची है। और जिस तरह से विभाग से जानकारी मिली है उसके अनुसार करीब 3500 लोगों ने अब बीते 3 महीनों के अंदर विभाग के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसकी प्रोसेस जो है चल रही है। ऐसे में लोगों का विश्वास है कि पशुपालन के जरिए
वो अपने परिवार की आर्थिक उन्नति कर सकते हैं या उनके पास रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हमारे साथ विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि अभी तक क्या देखते हैं इस तरह के अंत्योदय मेले का लाभ वो किस तरह से पहुंचा पाए हैं। जी सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। एक बार फिर अंत्योदय मेला में शामिल पहुंचे हैं, आपकी स्टॉल है काफी सफल जो है, हमें लग रहा है कि पशुपालन विभाग का स्टॉल है, किस तरह देखते हैं कि अभी तक क्या रहा है? देखिए, पशुपालन एवं डेयरी विभाग जो है गांव में देहात में आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है। ये ऐसा विभाग है जो किसान के दरवाजे पे जाके सेवाएं देता है और आप इस भीड़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों का एक उम्मीद है, जनता की एक उम्मीद है कि इस विभाग के जरिए ही वो रोज़गार डेयरी के माध्यम से हमारे पास काफ़ी स्कीम्स हैं, उनके माध्यम से वो रोज़गार अपनाकर अपना जो जीवन बसर कर सकते हैं और अपना जो इनकम का दायरा है बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक क्या कितने आपके पास रजिस्ट्रेशन या आवेदन हुए हैं कि उनको इस रोजगार के जरिए जोड़ा जाए? आज की तारीख की अगर हम बात करें, अभी मेला शुरू ही हुआ है। अब से पहले 30 लोगों ने डेयरी ऋण के लिए, भेड़ पालन के लिए अलग अलग कैटेगरी में अब से पहले 30 एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी हैं और हमारा ये प्रयास है कि साथ साथ हम इनको प्रोसेस करके बैंकों में भेजते हैं। और अभी अगर हम पिछले मेले की बात करें, जो इस पिछली बार जो घरौंडा में मेला लगा था, उसमें 166 एप्लीकेशन घरौंडा की हमारे पास आई थी और उसमें से जो भी एलिजिबल हमारे आवेदनकर्ता थे, हमने 107 आवेदनकर्ताओं के फार्म बैंकों में भेज दिए हैं, जिनमें से 13 की स्वीकृति आज ही एलडीएम साहब ने हमें दी है। और अगर हम ज़िला की बात करें तो ज़िला में 3537 आवेदन इस विभाग को प्राप्त हुए थे, जिसमें से हमने 2817 एप्लीकेशन सरल पोर्टल के माध्यम से अपलोड करके बैंकों में पहुंचा दिए हैं। और इसमें पशुपालन विभाग का हर कर्मचारी का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि एक एप्लीकेशन को अपलोड करने में 25 या 30 मिनट लगते हैं। तो किस तरह देखते हैं कि जो आय बढ़ाने का जरिया एक ढूंढ रहे हैं, उसमें पशुपालन किस तरह से मददगार होगा? देखिए, गांव में खेती के बाद दूसरा जो रोज़गार है वो पशुपालन ही है और पशुपालन में बहुत सी संभावनाएं हैं। डेयरी अगर एक बेरोजगार युवक डेयरी का व्यवसाय अपनाता है तो आज दूध की इतनी डिमांड है, हमारे देश की आबादी इतनी है कि दूध की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से इस विभाग में संभावनाएं रोज़गार की ज़्यादा हैं। और लकीली हम तो दिल्ली के नज़दीक हैं, हम अकेले दिल्ली की डिमांड ही पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें जो बेरोज़गार युवक हैं डेयरी को अपनाएंगे तो उनको रोज़गार भी मिलेगा और दूध और दूध से बने पदार्थों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसीलिए इनका रुझान इधर है। तो बिल्कुल देखिए, जो पशुपालन विभाग है उसमें लोगों का इंटरेस्ट कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है अपने परिवार की आय बढ़ाने का, वहीं रोजगार हासिल करने का। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण जो हैं पहुँचे हैं और लगातार जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। 3500 से ज़्यादा जिले के लोगों ने अपना पशुपालन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 2800 की जो है प्रोसेस जारी है। ऐसे में जो आने वाले समय में जो बेरोजगार युवक हैं वो पशुपालन के जरिए एक स्वरोजगार अपना सकते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने जगाधारी की शांति कॉलोनी में 2 करोड़ की लागत से बनी सड़क का उद्घाटन किया। वहीं 13 ट्यूबवेलों का उद्घाटन भी किया गया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार लगातार बिना किसी भेदभाव के विकास कर रही है और हमारी सरकार के राज में प्रदेश विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। वहीं उन्होंने इस दौरान विधानसभा में हुए हंगामे पर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रघुवीर कादियान की बिल की कॉपी फाड़ने को गलत बताया। कहा ऐसा करके उन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया। वहीं कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं था और कोई तैयारी भी नहीं थी। जो नियम है, जो
फैसला अध्यक्ष का फैसला होता है, वही फैसला है, उसके आधार में गलत है। और मैं समझता हूँ कि किसी ने भी अगर गलती की है तो उसको गलती को स्वीकार, मैं समझता हूँ कई बार उत्तेजना में भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो उसको मान लेना चाहिए उस बात को। तो लेकिन क्योंकि उनको वॉकआउट करना था, उनको बहिष्कार करना था, वॉकआउट करना था, तो इसलिए उन्होंने सारा का सारा जो आचरण था ये किया। मैं समझता हूँ उनकी कोई तैयारी थी इसलिए किया, नहीं तो उनको मानना चाहिए। सर क्या हम तो करना चाहते हैं, हम जवाब देना चाहते हैं, वो जो प्रश्न उठाना चाहते हैं। धर्मांतरण में किसी भी मत और संप्रदाय के खिलाफ कोई शब्द नहीं था उसमें केवल यही था कि जो इनोसेंट लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दबाव से उनको उनका धर्म परिवर्तन करा दे या लालच दे के करवा दे या उनको गुमराह करके करा दे, झूठ बका के करा दे। मान लीजिए किसी को कह दे तेरी शादी करा दूंगा, किसी को कह दे तेरी बीमारी ठीक कर दूंगा, इस तरीके से लालच दे के किसी का धर्मांतरण ना हो। हाँ, अगर कोई चाहता है अपनी पूजा पद्धति बदलना चाहता है तो बदल सकता है, और डीसी के पास दे और 1 महीने के बाद वो कर सकता है, उसमें कोई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक जितने भी बजट प्रस्तुत किए उनमें सब में जनता की राय उन्होंने ली है, विधायकों की सभी की राय ली है, और उनके जो भी सुझाव थे जो उसमें शामिल करने के लायक थे वो सारे शामिल किए, और उनकी बड़ाई जो थी वो भी उन्हीं लोगों को दी। उनका नाम लेके कहा कि फलाने विधायक ने, कांग्रेस के फलाने विधायक ने, लोकदल के फलाने विधायक ने या फलानी पार्टी के फलाने विधायक ने मेरे को सुझाव दिया था, उसके सुझाव पे भी। तो वहीं नूंह में महिला इंस्ट्रक्टर से डबल मीनिंग में बात करने वाले राजकीय महिला ITI अंबाला शहर के प्रिंसिपल को सरकार ने तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नूंह दौरे के दौरान इसकी जानकारी दी। ITI प्रिंसिपल पर इंस्ट्रक्टर और छात्राओं से डबल मीनिंग में बात करने के आरोप लगे थे। ये मामला कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के संज्ञान में आया तो उन्होंने मामले की जांच के लिए उच्च अधिकारियों को आदेश दिए और प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ITI में स्टाफ की पूर्ति करने के लिए 3409 टीचर्स की भर्ती की जा रही है जो जल्द ही अब ज्वाइन करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए वो कार्यकर्ताओं के बीच सरकार की नीतियों को लेकर पहुंचते हैं। 2 साल के कोविड के समय 2 साल में मुझे मंत्री बने हो गए 2.25 साल, और जब से कोविड के हालात में ना तो ITI चल पाई ना स्कूल चल पाए, और ITI को भी कोई 3-4 महीना ITI ऑनलाइन पढ़े, ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई। आने वाले समय में हमने 3409 हम टीचरों की भर्ती करने जा रहे हैं। जल्दी हम टीचर रिजल्ट उनके आ चुके हैं, ज्वाइनिंग बाकी है, और नई टेक्निक से पूरी ITI को जो औद्योगिक जगत में जो नए हिसाब से जो लोगों को लाभ मिलेगा उसी हिसाब से हम भर्ती करेंगे, उसी हिसाब की मशीन रहेगी। और जो अम्बाला में कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत और महिलाओं को आगे देखते हुए जो अम्बाला के जो प्रिंसिपल है जो उसने महिलाओं के साथ जो बदतमीजी करी है वो मेरे सामने था, उसको हमने सस्पेंड कर दिया। उसकी कार्रवाई उसके जो भी होगा इंक्वायरी के बाद करेंगे, इंक्वायरी के बाद देखेंगे। तो वहीं टोहाना में कोरोना काल से बंद हुई रेलगाड़ियों का जमालपुर स्टेशन पर अब ठहराव शुरू हो चुका है। करीब 2 साल से रेलगाड़ियों का ठहराव नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। रेलगाड़ियों का ठहराव शुरू होने पर जमालपुर स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद सुनीता दुग्गल, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान सभी का रेलगाड़ियों के ठहराव में सहयोग करने पर आभार जताया गया। सुभाष बराला ने कहा कि कोरोना काल के दौरान जमालपुर स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव बंद हुआ था, जिसके लिए सांसद सुनीता दुग्गल और उन्होंने आमजन के सहयोग से रेल मंत्रालय से अपील की। अब गाड़ियों का ठहराव होना शुरू हो गया है, जिससे लोगों को बेहद फायदा होगा। कोरोना के कारण से ट्रेनों का जो आवागमन था वो पूरे देश के अंदर बाधित हुआ था, और हमारा जो हिसार बुरी लुधियाना का जो रेलवे ट्रैक है इसके ऊपर भी रेलवे का आवागमन बाधित हुआ था, उसके कारण से रुका था। लेकिन अब कोरोना के बाद जब से ट्रेनें चलने लगी हैं, दुरी और हिसार के बीच में खास करके जो ट्रेन चली उसका स्टॉपेज जमालपुर में नहीं था। यहाँ के स्थानीय
नागरिकों की और जो व्यापारी हैं यहाँ के व्यापार मंडल के माध्यम से उनकी काफ़ी दिन से डिमांड थी कि यहाँ पर आज स्टॉपेज होना चाहिए। तो आज उसका विधिवत स्टॉपेज यहाँ पर शुरू हुआ है और यहाँ पर आज आम नागरिक के साथ साथ आसपास के जितने भी व्यापार संगठनों से जुड़े लोग थे उनकी उपस्थिति में और हमारी सिरसा लोकसभा की सांसद सुनीता बिल्कुल ऐसे सब लोगों की उपस्थिति में आज यहाँ ट्रेन का ठहराव। वीवीआईपी मोबाइल नंबर देने के नाम पर हरियाणा पंजाब में बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। लोगों को मोबाइल नंबर देने के बहाने से ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। वीवीआईपी नंबर का बारकोड नंबर भेजकर धोखाधड़ी की जा रही है और दर्जनों लोगों को लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है। इस गैंग के 2 आरोपियों को पंचकुला क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। ये गैंग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वीआईपी मोबाइल नंबर देने का झांसा देते थे और ऑनलाइन खातों में रुपये मंगवाने के बाद अपना मोबाइल नंबर बंद कर लेते थे। गैंग के सदस्यों से कई मोबाइल नंबर्स, रजिस्टर्ड डाटा और साथ नकदी भी बरामद की है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही गैंग के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंचकुला में साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल इसी बात को देखते हुए हरियाणा की होम मिनिस्ट्री ने अलग अलग नोटिस जारी किए हैं जो पब्लिक तक पहुंचाने के लिए कहा गया है, जिसको देखते हुए पंचकुला पुलिस कमिश्नर की ओर से भी कई बार लोगों के साथ मीटिंग करके उन्हें बताया गया है कि कैसे साइबर ठग उनके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। अब एक नया ट्रेंड जारी हुआ है जिसमें लोगों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वीवीआईपी नंबर बनाकर भेजे जाते हैं। उन्हें लालच दिया जाता है कि सस्ते में उन्हें वीवीआईपी नंबर मिल जाएंगे। ऐसे में लोगों को एक बारकोड दिया जाता है। इस तरीके का एक बारकोड पब्लिक को दिया जाता है, उनके मोबाइल पर भेजा जाता है व्हाट्सएप के ज़रिए। इस बारकोड को भेजने के बाद लोगों से अपने अकाउंट के अंदर एक मोटी रकम डलवा ली जाती है। जब लोग उस अकाउंट के अंदर मोटी रकम को ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद इस बारकोड को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। वहीं उसके साथ साथ जिस अकाउंट नंबर पर या गूगल पे नंबर पर रुपए को भेजा जाता है उस मोबाइल नंबर को भी बंद कर दिया जाता है। ये पूरा गैंग करीब आधा दर्जन लोगों का है जो हरियाणा और पंजाब के करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों को अपना निशाना बना चुका है। पुलिस की जांच में अभी तक सामने आया है कि करीब 5 से 10 लाख रुपयों का लोगों को चूना लगाया गया है, उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। अब इन आरोपियों को पंचकुला कोर्ट के अंदर पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि इनसे पूछताछ की जा सके और उन रुपयों को रिकवर किया जा सके। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। भिवानी में लगातार मिल रही नकली दूध की शिकायत के बाद सीएम फ्लैंक टीम ने एक्शन लिया और नकली दूध बेचने वालों पर शिकंजा कसने के लिए डेयरियों पर छापा मारकर सैंपल लिए गए। सीएम फ्लैंक की टीम दूध की डेयरी पर पहुंची और दूध से बनने वाले पदार्थों के सैंपल लिए गए। साथ ही सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि दूध में मिलावटी की शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर ये कार्रवाई की गई और 3 जगहों पर छापेमारी की गई। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये सीएम मेनली कार्रवाई मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की ही है। उन्होंने हमें सूचना दी थी और हम उनके साथ आए हुए हैं और अभी तक 3-4 जगह से सैंपलिंग हो चुकी है दूध के ऊपर, क्योंकि आजकल केमिकल के दूध की खबरें आ रही है, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। तो अभी जारी है, जो वो रिपोर्ट आने पे डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में कम पाया गया है, कि भाई उसका कौन सी एजुकेशन में केस डाला जाएगा या नहीं पाया गया है। वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सज़ा अलग अलग होती है। अगर वो एजुकेशन कोर्ट में जाता है, एडीसी कोर्ट में, तो फाइन होता है। अगर सीजीएम में जाता है तो फाइन प्लस इम्पोरिजमेंट होता है। वो उसकी कैटेगरी डिपेंड करती है। गुरुग्राम नगर निगम की जेई की पत्नी को गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित एक सैलून के अधिकारी का पारा चढ़ गया। पत्नी के गुस्साए रूप को देखकर नगर निगम अधिकारी भी भड़क गया और नगर निगम का जेई अपनी दादागिरी दिखाने लगा। उसने सैलून पर अतिक्रमण हटाओ दस्ता भेज दिया और दस्ते ने सैलून के आगे लगे साइन बोर्ड और शेड सभी ध्वस्त कर दिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह यहां पर कार्रवाई की गई, महज इसलिए क्योंकि जेई की पत्नी को मेकअप पसंद नहीं आया था। कुछ एक सर्विस थी जो कि मेरे सर से पहले ही बात हो गई थी कि उनकी कोई वाइफ की कुछ सर्विसेज, आज की उनके घर में कोई फंक्शन था जिसमें उन्हें जाना था। वो आए हैं यहाँ पे और उन्होंने सर्विस वगैरह ली है। इनिशियल स्टेज से ही उनकी वाइफ थोड़ा सा स्टाफ के साथ मिसबिहेव कर रही थी, गलत टोन में भी बात कर रही थी, ठीक है।
एंड देन थोड़ी देर बाद ही नीचे उनमें आपस में कुछ कहासुनी हुई, बहसबाजी हो गई है। मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी करी उन्होंने नीचे, उनको ऑलमोस्ट धमकियाँ वगैरह दी गई हैं कि हम देखते हैं कि तुम्हारा सैलून कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा करके। और थोड़ी देर बाद उन्होंने सर को फ़ोन किया है। ये करीबन नहीं तो आधे पौने घंटे के अंतराल के अंदर ये तो वहीं सोनीपत में ममता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। नवजात को कुत्ते नौचते दिखाई दिए। किसी महिला ने नवजात को कपड़े में लपेटकर सुनसान जगह पर फेंक दिया था। लोगों ने नवजात को कुत्तों से छुड़वाकर पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक नवजात की मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास लगे कैमरे भी खंगाले। कुत्ते लेके भाग रहे थे, कुत्तों से छुड़वाया। कुत्ता दौरा छुड़वाया। अच्छा, कुत्ते से छुड़वाया जी? कुत्ते से छुड़वाया। तो ये नहीं पता लगा किसका है? नहीं पता चला। अच्छा, पता नहीं चला। तो ये कौन सी जगह है जी? ये ऋषि कुंज चाहे शिव कॉलोनी। इधर से लेके आए हैं गंदे नाले की साइड से, और बच्चों ने देखा, बच्चों ने छुड़वाया। एक ऋषि कुंज कॉलोनी से टेलीफोन आया था नील नाम के व्यक्ति का। अब एक कुत्ता एक नवजात शिशु को लेकर घूम रहा है। वो सूचना पाकर हम मौके पे पहुंचे थे, तो वहाँ देखा था कि उस बच्चे के दोनों हाथ खाए हुए थे। तो उस बच्चे को हम लेकर हॉस्पिटल में आ गए और इसमें FIR दर्ज की गई है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। आज इसका पोस्टमार्टम करवा। पलवल के कैलाश नगर में दहेज में कार और नकदी न मिलने पर सोहना से आई बारात दुल्हन के बिना ही वापस चली गई। यही नहीं, दहेज में कार और नकदी की मांग पूरी न होने पर वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से मारपीट किए जाने के आरोप भी सामने आए। पीड़ित लड़की के पिता ने दूल्हे और उसके पिता के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया। लड़की के पिता के मुताबिक उसने अपनी पुत्री का विवाह सोहना के रविदास कॉलोनी के रहने वाले अमित पुत्र धर्मपाल से किया था। उन्होंने बताया कि 4 मार्च को सोहना से 12 फरवरी को बारात उनके निवास पर आई, जिसके आदर सत्कार में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पीड़िता ने बताया कि दूल्हे के पिता और भाइयों ने एन मौके पर दहेज में अल्टो कार और 2.5 लाख रुपए की नकदी की मांग की, जिसे पूरा करने में जब वो असमर्थ हुए तो वर पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की और विवाह से इनकार करते हुए बारात वापस ले गए। पीड़ित की शिकायत पर कैंप थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शिव सिंह है कैलाश नगर पलवल में। उनकी लड़की निर्मला की शादी अमित हैं सोहना के रहने वाले, उनके साथ तय हुई थी, जिनमें कल शादी थी 4-3 की रात को। और उनका कोई डिस्प्यूट हो गया। वो कहते हैं कि हमारे से अल्टो कार और 2.5 लाख रुपये मांगे गए हैं। इस बात पर डिस्प्यूट हो गया और उन्होंने फेरे नहीं डाले, बारात को वापस ले गए। उनके साथ थोड़ी हाथापाई भी हुई है। हमारे को सुबह कंप्लेंट मिली है, हमने इसमें डोगरी एक्ट का पर्चा दर्ज कर दिया है, जिसकी तफ्तीश DSP साहब कराएंगे और जो मामले में सच्चाई होगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी। किसी आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है इसमें? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी DSP साहब तफ्तीश करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।